ओके, टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। ओके, जब लिक्विड आपका स्टेबल होता है, तो उसके सरफेस पे यहां पर जैसे लिक्विड हो गया, ठीक है, यूं भरा हुआ है, ठीक है। जब लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है, तो इस जार में भरा हुआ है, तो इसके इस पॉइंट पर इस साइड एयर है, और इस पॉइंट पर अगर आपने इसके सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, तो इस लाइन पे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक लाइन में होंगे। तो उस लाइन के इस साइड भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे, और इस साइड भी मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे, ठीक है। तो इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है इस साइड, और इस साइड से ये वाले भी इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ये लाइन एक मैंने हाइपोथेटिकल इसके सरफेस पे ड्रॉ कर ली, और यानी वाटर के मॉलिक्यूल इस साइड है, इधर भी है, और एक लाइन में वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर एनी हाउ इस फोर्स को आप अगर रिलीज कर दें, तो क्या होगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन ए बी लाइन है, ये मूव करने लगेगी इस साइड, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर पे या लिक्विड पे सरफेस पे उसी सब्सटेंस या उसी लिक्विड की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। यानी अब जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स एफ, तो अगर इसको लेंथ एल मान लिया आपने, ठीक है, फोर्स एफ है, लेंथ एल मान लिया, तो एफ को आप टाइम लेंथ एल से डिवाइड कर देंगे, तो वो उस पे लगने वाला, उस सरफेस पे लगने वाला, पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी इसकी क्या कहती है, इसमें जब अभी अगर एक ही सब्सटेंस के आपके मॉलिक्यूल्स लें, तो वहां पे इंटर मॉलिक्यूलर थ्योरी जो आपकी लगेगी, वो इस तरह से है कि यहां पर ये वाटर हो गया, ये वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ओके। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में दो तरह के फोर्सेस को डिफाइन किया गया है। पहला है कोहेसिव फोर्सेस, ESIVE, कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर है यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे, ठीक है। जब सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्शन फोर्स लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। इस केस में क्या है, कोहेसिव फोर्सेस बाय नेचर अट्रैक्टिंग ही होगा। तो इस पे चारों तरफ से अगर मान लो वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल है, स्टेबल सिचुएशन में है, तो उसकी तरफ से दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये जैसे O हो गया, और ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया G, ये हो गया H। तो ओ पर आपके यहां पर ये भी फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन, ये भी लगा रहा है, 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 ये भी लगा रहा है। जब सेम सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। अब अगर सब्सटेंस डिफरेंट हो, तो एडहेसिव फोर्सेस लग जाता है। एडहेसिव फोर्स लग जाता है। ये कहां पे दिखेगा, जैसे मान लो जार है, ठीक है, ये एक जार है, इस साइड पे कोई मॉलिक्यूल मान लिया, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, इस साइड पे मॉलिक्यूल मान लिया, तो इस मॉलिक्यूल पे कितने अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, एक कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, वो किसकी वजह से लग रहा होगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से लग रहा होगा, अट्रैक्शन से। और इधर जार का ये दूसरा हो गया ना, ये ग्लास का हो सकता है, ये या फिर स्टील का हो सकता है,
इसने जो अट्रैक्शन फोर्स लगाया होगा वो हो गया आपका एडहेसिव फोर्सेस। तो एडहेसिव फोर्सेस में क्या होगा, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस, और सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्सेस। डिफरेंस याद रहेगा। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज 1 या 2 नैनोमीटर के आसपास होती है, 10⁻⁹ मीटर के आसपास। यानी अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं और 10⁻⁹ ऑर्डर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में कोहेसिव या एडहेसिव फोर्स लगने लगेगा। उससे ज्यादा डिस्टेंस होगी तो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स आपका सीन में नहीं आएगा। ओके, ये दोनों ही फोर्स, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों ही अट्रैक्टिंग होते हैं। तो मान कोहेसिव फोर्स क्या हो गया, ये वाटर हो गया H2O और ये वाटर हो गया H2O, ठीक है। ये ग्लास हो गया सिलिका का, इसके अंदर लगा हुआ है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, और इनके बीच में जो लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। सरफेस और इन्फ्लुएंस, वहां पे आप बोर्ड की बुक खोल लीजिए, वहां पे पेज नंबर पे है, पेज नंबर 34 पे है। सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हुआ स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, तो ये कोहेसिव फोर्स कितनी रेंज में लगा सकता है, 10⁻⁹ ऑर्डर में लगा सकता है। तो जहां तक इसका कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, ये मॉलिक्यूल पे तो दूसरे पे लगा रहा होगा, तो वो अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल सेंटर में हो गया, उसके चारों तरफ आपका एक स्पेयर हो गया, हाइपोथेटिकल स्पेयर हो गया, जहां तक आपका कोहेसिव फोर्सेस काम कर सकते हैं तो उसको कह देंगे आप स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी आपका कोहेसिव फोर्स का इन्फ्लुएंस उस रेडियस में रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये 1 मीटर या 2 मीटर नहीं होगा, 10⁻⁹ ऑर्डर का होगा, और सेंटर से 10⁻⁹ ऑर्डर में वो कोहेसिव फोर्स लगा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सरफेस फिल्म सरफेस फिल्म क्या हो गई, अब पानी भर दिया एक जार में आपने, एक जार में पानी भरा हुआ है, एक जार में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये यहां पे रुक गया है, तो ये इसका एक फ्लैट सरफेस आ जाएगा, एक फ्लैट सरफेस आपका दिखेगा। तो वो उस पे जो, अगर आपने उस मॉलिक्यूल पे देखा, सरफेस पे एक मॉलिक्यूल देखा और यहां पे एक मॉलिक्यूल देखा, तो यहां पे मॉलिक्यूल पे चारों तरफ फोर्स लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स, चारों तरफ कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा ना। कोहेसिव फोर्स क्यों लग रहा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच में है, और उसका जो सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस है वो 10⁻⁹ ऑर्डर का हम कंसीडर करेंगे, तो उस पर कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। सरफेस फिल्म क्या हो गई, उसकी जो अपर फिल्म हो गई दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म पे अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया तो उसमें कितने फोर्स लग रहे होंगे, एक कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा और एक एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा। कोहेसिव फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये ओ ले लिया, ठीक है, मैंने तो ओ यहां पे ले लिया, तो कोहेसिव फोर्स कैसे लग रहा होगा, इस साइड लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा, उसी लिक्विड के अदर मॉलिक्यूल्स उस पे लगा रहे होंगे, ठीक है। एडहेसिव फोर्स इसमें कहां लग रहा होगा, एडहेसिव फोर्स इस केस में, इस केस में एडहेसिव फोर्स कहां लग रहा होगा, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो भी तो उसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, ऑफ कोर्स वो फोर्स कम होगा क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल कम हो गए। तो एडहेसिव फोर्स यहां पे, तो सरफेस पे जो आपका मॉलिक्यूल हुआ उस पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक कोहेसिव और एक एडहेसिव। अगर पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर वो मॉलिक्यूल आप कंसीडर कर रहे हो तो उस केस में एक ही फोर्स लग रहा है जो उस सब्सटेंस के अदर मॉलिक्यूल उस पे लगा रहा है, दैट इज कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस ये लगा रहा है, 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 10⁻⁹ ऑर्डर में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब उस पे लगाएंगे। ऑफ कोर्स द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रहा होगा इक्वल अपोजिट उतना ही यही लगा रहा होगा ना, ठीक है। लेकिन अगर आप एक साइड का किसी, ये नहीं कह सकते कि वहां पे फोर्स नहीं होगा, फोर्स होगा, द नेट फोर्स इज 0, ये दोनों डिफरेंट चीजें हो गई, ठीक है। अगर यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर का, तो यहां पे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस
कौन कौन से होंगे? एक होगा कोहेसिव फोर्स होगा जो वाटर का मॉलिक्यूल इस साइड लगा रहा होगा, ठीक है। अडेसिव फोर्स होगा जो एयर लगा रहा होगा, दूसरा एडेसिव फोर्स लगा रहा होगा इस साइड, किधर? जो जार में रखा हुआ है ना, तो वो आपका अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, वो दैट इज अडेसिव फोर्स। अडेसिव क्यों हो गया वो? क्योंकि वहां पे जार का सब्सटेंस दूसरा है और लिक्विड का सब्सटेंस दूसरा है। क्लियर हुआ क्या बेटा ये थ्योरेटिकल पार्ट? क्लियर है ये थ्योरेटिकल पार्ट? कोहेसिव एंड एडेसिव का डिफरेंस पता चला गया? किस कंडीशन में कौन कौन सा लगेगा? ओके। सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो दे आर टू टाइप ऑफ सरफेस। दो केस हम देखते हैं, दो केस हम देख रहे हैं यहां पे। पहला केस ले लिया मैंने, एक ऐसा सरफेस ले लिया जो कि एक जार है, यहां पर जार में पानी भरा हुआ है, जार में पानी भरा हुआ है, तो उसके सरफेस, उसका कितने सरफेस हुए? इस साइड तो लिक्विड ही है, ठीक है, इस साइड एयर है, तो उसका एक सरफेस हुआ ना। तो एक सरफेस हुआ, तो उस सरफेस को मैंने इस तरह से ले लिया, ठीक है। वहां पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, वहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अभी क्या हुआ? इस साइड के जो फोर्स लग रहे होंगे, अट्रैक्शन फोर्स, मैं केवल एक साइड का ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है, उसको बैलेंस कर रहा होगा इस साइड वाला अट्रैक्शन फोर्स। ओके, ओके। इन केस अगर मैं इस पार्ट को जीरो कर दूं, इस फोर्स को जीरो कर दूं, तो ऑफकोर्स इस लाइन पे एक सरफेस के इधर वाले मॉलिक्यूल एक फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसकी इस लेंथ को लिया है एल, ठीक है, और उस पे एक साइड में जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ, ठीक है। तो एफ बाई एल इज कॉल्ड सरफेस टेंशन टी। ओके, ओके। लेकिन अब इसमें दूसरा केस ऐसा लीजिए, एक आपने पानी लिया, पानी में यानी सोप घोल दिया, सोप घोलने के बाद वो थोड़ा सा उसको हिला दिया तो वो बबल शेप बन जाएगा ना। और आपने एक इस तरह से ले लिया, एक इस तरह से एक वायर ले लिया, ठीक है। वायर में आपने इस तरह से एक रॉड लगा दी, ठीक है, रॉड लगा दी, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए जरा, इस केस में अगर आपने इस पार्ट को बबल में, बबल शेप में डाल दिया, इस केस में इसको बबल शेप में डाल दिया, और इस वायर को आप खींच रहे हो, इस वायर को आप खींच रहे हो, तो अब कितने सरफेस हो गए? एक सरफेस हो गया ऊपर वाला, दूसरा सरफेस हो गया नीचे वाला, ठीक है। तो यहां पर कितने सरफेस हो गए? एक सरफेस हो गया ऊपर वाला, यानी ऐसे वायर था, वायर पे वो बबल आ जाएगा ना, बबल की एक लेयर आ जाएगी, सोप की एक लेयर। तो एक सरफेस ऊपर वाला हो गया, एक सरफेस नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है? टोटल लेंथ कितनी हो गई? एक लेंथ इस साइड की हो गई, दूसरा फेस उस साइड हो गया, तो ट्वाइस एल लेंथ हो गई क्या टोटल? तो उस केस में अगर सरफेस टेंशन टी था, तो जो अंदर की तरफ फोर्स एफ लग रहा था, तो एफ बाई ट्वाइस एल हो गया क्या? तो वहां पे जो फोर्स एफ होगा वो टी इंटू ट्वाइस एल हो जाएगा। अब ये सरफेस टेंशन टी जो है बेटा ना, ये उसके अडेसिव फोर्स की प्रॉपर्टी है। तो इस केस में अगर एक सिंगल लेयर लिया जिसके एक साइड पानी है, तो वहां पे जो उस लेंथ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कम होगा। लेकिन अगर एक ऐसा सरफेस लिया जिसके इस साइड भी सरफेस है, इस साइड भी सरफेस है, ये एक फिल्म बन गई ना। तो उस केस में आपका जो सरफेस, इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज द टू टाइम्स, बिकॉज ऑफ देयर टू सर्फेसेस। ओके। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, सरफेस एनर्जी। सुनो, सरफेस एनर्जी कैसे हुआ? जैसे यही है, ये इस साइड है, अगर आप इसको ऐसे फ्री छोड़ दोगे, अगर आप इसको फ्री छोड़ दोगे, तो नीचे की तरफ एक फोर्स एफ लग रहा है ना, दैट एफ इक्वल टू व्हाट? एफ इक्वल टू टी इंटू ट्वाइस एल, एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू
टी इंटू ट्वाइस एल, एफ इक्वल टू टी इंटू ट्वाइस एल। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, अगर इस रॉड को या इस बहुत ही लाइट रॉड को अगर आपको रोक के रखना पड़ेगा तो इस साइड इसका मतलब आपको सेम फोर्स एफ लगाना पड़ेगा क्या? ये ए बी पोजीशन पे ही बना रहे, तो उसके लिए क्या करोगे, इसको आप अगर इसको रोक के रखना पड़ेगा तब तब आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे ये फोर्स नहीं लगाया तो धीरे धीरे ये सरफेस टेंशन इस रॉड को यहाँ पे लाएगा, फिर यहाँ पे लाएगा, यहाँ पे लाएगा, फिर वो सरफेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्या हो गया? तो सरफेस एनर्जी अगर मान लो कि आपने इस सरफेस पे एक फोर्स लगाया एफ, एंड दैट एफ इक्वल टू व्हाट, टी इंटू ट्वाइस एल। इसको एक डिस्प्लेसमेंट डीएक्स का दे दिया आपने, डीएक्स का एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया डीएक्स का। तो व्हाट इज द बर्डन? डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डीएक्स, एफ इंटू डीएक्स। तो एफ कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो गया टी इंटू ट्वाइस एल, टी इंटू ट्वेल्व एल इंटू डीएक्स। तो कितना हो जाएगा? 2t एल इंटू डीएक्स। वॉट इज द एल इंटू डीएक्स? एल इंटू डीएक्स इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया इन वन साइड। तो ये 2 जब आप ले लोगे तो t इंटू 2 टाइम्स एल इंटू डीएक्स, दैट इज द नेट सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ ना। अगर दोनों साइड फिल्म थी तो आपने इसको डीएक्स आगे बढ़ाया तो डीए एरिया इस साइड इंक्रीज हुआ और डीए का सरफेस एरिया इस साइड इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो व्हाट इज द डी डब्ल्यू? डी डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट? टी इंटू ट्वाइस डी ए। ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू कहां गया? ये वर्डन जो आपने किया वो उस सरफेस में स्टोर हो गया ना, तो दैट इज द सरफेस एनर्जी। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जा रहे हो तो टोटल आप डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दो, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू ट्वाइस डी ए। तो ये एनर्जी कहां पे स्टोर है? ये वर्डन जो आपने किया वो कहां पे स्टोर है? वो इस सरफेस में स्टोर है ना, दोनों साइड के सरफेस में। तो वो उस सरफेस की एनर्जी कितनी हो गई? टी इंटू ट्वाइस ए डी ए इज द एनर्जी स्टोर। ठीक है, ओके। अगर केवल अगर केवल आप एक सिंगल सरफेस ले रहे हो, कैसे? लिक्विड भरा हुआ है यहां पे, तो इसमें एक ही सरफेस हो गया ना, उस केस में एनर्जी ई कितनी हो जाएगी स्टोर? इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी ए। क्लियर? क्योंकि वहां पे एक ही सरफेस है, इस सरफेस को यहां से यहां पर लाया आप, और उस केस में एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी उसमें वो हो जाएगा इंटीग्रेशन टी इंटू डी ए। सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है। लेकिन अगर दोनों साइड सरफेस है, एक फिल्म है, तो वहां पे जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज द टी इंटू ट्वाइस डी ए। ठीक है, याद रखना है बेटा इस पॉइंट को। ठीक है, वहां पर तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर? एनर्जी, अब इस केस में ये कौन सा है? ये एक फिल्म है, यानी इस साइड भी एक फिल्म है और उसके अपोजिट साइड भी एक फिल्म है। तो यहां पर उसका जो dx आगे ले गए आप, dx आप आगे ले गए, तो एनर्जी स्टोर कितनी हो गई? डी डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू ट्वाइस ए, ट्वाइस डी ए। ठीक है, तो व्हाट इज द टी? टी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई ट्वाइस ए, ट्वाइस डी ए। ठीक है, तो एक साइड अगर आपने dx आगे लिया, इस साइड dx आगे लिया आपने, तो dx जब आगे लिया तो एक एरिया हो गया इस साइड dA और दूसरा एरिया उसके बगल में हो गया, तो नेट एरिया इंक्रीज कितना हो गया? ट्वाइस dA हो गया ना। तो व्हाट इज द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन को इस तरह से भी डिफाइन किया है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। ट्वाइस ए से कंफ्यूज मत होना, वो दोनों साइड का एरिया हो गया ना। तो व्हाट इज द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन डिफाइंड, आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। याद रहेगा? याद रहेगा? प्रतीक साफ आ रहा है क्या तुमको बोर्ड? प्रतीक बोर्ड क्लियर है क्या तुमको?
ओके अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो क्या होता है बेटा, जब आप किसी लिक्विड को, जैसे मान लो कि एक बैरोमीटर है आपका और उसमें लिक्विड को आपने इंटर किया, ठीक है, ठीक है, और लिक्विड को इंटर किया तो मैं बता चुका हूं कि इसमें एक यहाँ पे अगर पी नॉट प्रेशर ले लिया, पी नॉट वो 0 ले लिया, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। हॉरिजेंटल पे एक स्टेशनरी लिक्विड में हॉरिजेंटल के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर पी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी नॉट प्रेशर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे भी पी नॉट प्रेशर हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, वैक्यूम था तो यहाँ पे 0 प्रेशर हो गया। तो पी नॉट इक्वल टू व्हाट, पी नॉट इक्वल टू 0 प्लस रो जी एच। तो पी नॉट इक्वल टू रो जी एच, तो पी नॉट प्रपोर्शन टू एच। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो इस बैरोमीटर में हाइट बढ़ती जाएगी, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करते जाओगे तो यहाँ पे बैरोमीटर की लेंथ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पी वर्सेस एच में कैसा ग्राफ आएगा, पी वर्सेस एच में ऐसा ग्राफ आएगा, जहां पे अगली हो जाएगी रो इंटू जी, रो इंटू जी। ये सब हमने कर रखा था, ठीक है। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है कौन सा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पर इस पॉइंट पर नहीं है। एंगल ऑफ कांटेक्ट है कि भाई वो जो लिक्विड है और जहां पे वो बैरोमीटर में इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वॉट, तो वो किस किस तरह से वो कांटेक्ट सरफेस बनाता है। तो यहां पे दो तरीके की चीजें हैं, एक सरफेस ऐसा बनाएगा कॉन्वेक्स वाला और दूसरा बैरोमीटर में बनाएगा कॉनकेव वाला, ठीक है। जिनका कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जैसे मरकरी, जिनके कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं जैसे कि मरकरी, ठीक है, वो कॉनकेव वाला सरफेस बनाते हैं, ओके। और जिनके कोहेसिव फोर्सेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, जैसे लिक्विड, तो वो कॉनकेव वाला सरफेस बनाते हैं, ठीक है। अभी इसमें एंगल क्या है, तो जिस पॉइंट पे आपको एंगल पूछा है बेटा, इसको देखिए जरा, जिस पॉइंट पे आपको एंगल पूछा है, यानी ये एंगल, ये जो एंगल बना रहा है ना, ये ऑफ कोर्स स्ट्रेट नहीं है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट पे लिक्विड एंड वो सब्सटेंस जिसमें वो बैरोमीटर जिसका बना हुआ है वो अलग हो रहा है। इस पॉइंट से नीचे एक एंगल ड्रॉ कर दो, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, और दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, दूसरी लाइन उसी पॉइंट से सरफेस के लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल ड्रॉ करोगे। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा, ठीक है। तो इन द केस ऑफ कॉनकेव में कैसा बनेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो वहां से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर दो और जहां पर वो सरफेस टच हो रहा है उससे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। याद रहेगा, याद रहेगा ये, ठीक है। तो कांटेक्ट एंगल कैसे ड्रॉ करोगे, जहां पर वो लिक्विड एंड जो ट्यूब है वो अलग अलग हो रही है, उस पॉइंट से आप लिक्विड की तरफ उसी सब्सटेंस पे टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ कर दो और दूसरा लाइन उस सरफेस के टेंजेंट पे ड्रॉ कर दो। तो ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे नीचे एंगल लाइन ड्रॉ की और यहां पे लाइन ड्रॉ की, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ओके। ओहो, क्लियर दिख रहा है क्या सबको, क्लियर तो दिख रहा है ना। ओके, अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंड करता है कि भाई, पहला केस कौन सा था, पहला केस था जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ कोर्स 90 से बड़ा दिख रहा था। ये वाले केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा दिख रहा था और ये वाला यानी ऑब्ट्यूज दिख रहा था, और इस वाले केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट दिख रहा था, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट
ऑब्ट्यूज कब होगा और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट कब होगा, डिपेंड करता है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है या एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको याद करने के लिए बता दे रहा हूं, जिसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जिसके यानी जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन उस लिक्विड के मॉलिक्यूल और अदर सब्सटेंस जो जिसकी टेस्ट ट्यूब बनी है उसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा, तो वहां पे कॉन्केव सरफेस बनेगा। ठीक है, और जिस केस में मॉलिक्यूल के लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से कम होगा, उसमें कॉन्केव सरफेस बनेगा। ठीक है, तो पहले हम अकॉर्डिंग टू बुक कॉन्केव वाला देख लेते हैं। ये वाला केस आ गया। ओके, यहां का मॉलिक्यूल ले लिया, यहां का मॉलिक्यूल ले लिया, इस पॉइंट को उन्होंने वहां पे बोला ए, और इस साइड एक फोर्स लगाया। ये कौन सा फोर्स हो गया, एडहेसिव फोर्स हो गया। ये जो हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका पी, एफ ए पी इज एडहेसिव फोर्स। और ये वाला कौन सा फोर्स हो गया, इस पे जो लिक्विड इस साइड फोर्स लगा रहा है, ये हो गया कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकाला तो इन दोनों का रिजल्टेंट आता है इस साइड, इन दोनों का रिजल्टेंट आया इस साइड। तो अगर इस सरफेस से रिजल्टेंट फोर्स जो एफ आर यानी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कांटेक्ट यानी इस सरफेस के इस साइड है और अवे फ्रॉम द लिक्विड है, तो आपका एंगल बनेगा आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, और इन केस अगर जैसे ये हो गया, तो ये हो गया आपका कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स, और इसके सरफेस के इस साइड जो फोर्स है कोहेसिव इस साइड लगेंगे, और रिजल्टेंट आ गया इधर, रिजल्टेंट आ गया इधर। ये कौन सा हो गया, ये एडहेसिव फोर्स हो गया जो उस टेस्ट ट्यूब का मॉलिक्यूल उस वाटर मॉलिक्यूल पे लगा रहा होगा पी, और ये हो गया कोहेसिव यानी इसका जो मॉलिक्यूल इस साइड लगा रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आर। अगर अगर इस सरफेस से अंदर लिक्विड की तरफ जा रहा होगा, अगर एयर की तरफ आ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक्यूट बनेगा। अगर लिक्विड की तरफ जा रहा है तो उस केस में ये जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, और अगर रिजल्टेंट फोर्स इस लाइन पे अगर यानी क्या, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एडहेसिव फोर्स, ये हो गया आपका कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और अगर रिजल्टेंट इस लाइन में आ रहा होगा, तो अगर रिजल्टेंट इस लाइन में आ रहा होगा तो आपका कोई एंगल नहीं बनाएगा, 90 एंगल बनाएगा उस केस में। 90 अगर कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो अगर इस लाइन पे आ रहा होगा कॉन्टेक्ट जो आपका वीकर है रिजल्टेंट, तो उस केस में ये एंगल 90 बनाएगा। तो इसका एक कंक्लूजन निकलता है बेटा, उसको याद रख लीजिए बस। फॉर द ऑकरेंस एपी AC यानी एपी इक्वल टू AC बाई √2, वहां पे नीचे पैराग्राफ लिखा है फॉर दिस ऑकर्स AP इक्वल टू AC बाई √2 वेयर AR इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, and this was written in the condition acute and obtuse. If AP is greater than AC by √2, ओके ओके, यानी अगर AP ये वाला जो फोर्स है AP, ये AP कौन सा, ये एडहेसिव फोर्स है ना, तो AP इफ AP इज ग्रेटर देन AC कोहेसिव बाई √2, तो उस केस में एंगल जो बन रहा होगा
वो एक्यूट बन रहा होगा, थीटा 0 से लेके 90 के बीच में होगा, ठीक है। इफ AP इज ग्रेटर देन, if AP is less than AC बाई √2, तो उस केस में एंगल जो बन रहा होगा वो ऑब्ट्यूज बन रहा होगा, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। और इन दिस केस AP इक्वल टू AC बाई √2 होगा, तो उस केस में एंगल बन रहा होगा 90 का। क्लियर? स्पेयर ऑफ द लिक्विड वाटर इन सॉलिड सरफेस, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी हम विस्कोसिटी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। विस्कोसिटी ध्रुव बोल रहा था कि सर विस्कोसिटी कर दीजिए, तो ये सरफेस जो स्पेयर सरफेस है इसका इफेक्ट हम बाद में देखेंगे। विस्कोसिटी वाले पेज पे आ जाइए। इसका यूज कैपिलरी में होगा, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। विस्कोसिटी वाला पार्ट देख लीजिए। सबसे पहली बात तो कि विस्कोसिटी फोर्स कब लगेगा। विस्कोसिटी फोर्स होता क्या है, विस्कस सॉल्यूशन, इस तरह से आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। एक इंक्लाइन सरफेस ले लो, एक इंक्लाइन सरफेस ले लो, इस तरह से मैंने एक इंक्लाइन सरफेस ले लिया, ठीक है। यहां पे आपने वाटर डाला और यहां पे आपने डाल दिया, मान लो शहद डाल दिया या ग्लिसरीन डाल दिया, तो ऑफ कोर्स वाटर बहुत तेजी से नीचे आएगा, ग्लिसरीन थोड़ा धीमे आएगा। तो हम कहते हैं कि ग्लिसरीन का फ्लो स्लो है कंपेयर टू वाटर। अगर आपने स्पीड डाल दिया तो स्पीड बहुत ही तेजी से नीचे आ जाएगा, बहुत ही तेजी से नीचे आ जाएगा। उस केस में स्पीड की जो विस्कोसिटी है उसका फ्लो बहुत फास्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आपका ये जो लिक्विड हुआ, ये जो ग्लिसरीन हुआ, दैट इज मोर विस्कस कंपेयर टू वाटर, एंड वाटर इज मोर विस्कस कंपेयर टू स्पीड, ठीक है। तो विस्कस फोर्स क्या होता है, जैसे ये लिक्विड हो गया बेटा, ठीक है, तो विस्कस फोर्स सबसे पहले तो तब तक रोल में नहीं आता है जब तक लिक्विड में मोशन ना हो जाए। लिक्विड में मोशन का मतलब क्या हो, लिक्विड मूव ना करने लगे। तो जब लिक्विड मूव करने लगता है तो जैसे मान लो लिक्विड मूव करने लगा, तो ये पॉइंट हो गया, ये ए बी हो गया आपका, ये हो गया सी डी हो गया। तो अभी मैंने यहां पे बहुत गैप दिखा दिया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये गैप जो dx का गैप है ये बहुत कम है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स इस दूसरे वाले सरफेस मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन फोर्स में लाते हैं, जिसकी वजह से वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है, ये आगे ऊपर वाला सरफेस अगर आगे बढ़ेगा तो नीचे वाला सरफेस उसे रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स ये भी नहीं रुकेगा, तो ये भी आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो उसको नीचे वाला सरफेस रोकेगा। तो एक तरह से ये एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जो ये वाला सरफेस आगे बढ़ेगा तो फिर ये इसको आगे ले जाएगा, ठीक है। तो ये भी आगे बढ़ने लगेगा, तो ऑफकोर्स इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी कुछ हो जाएगी v माइनस dv हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी v माइनस 2dv, ठीक है। और ग्राउंड वाले सरफेस पे जो होगा एकदम सरफेस, इसकी लिक्विड की वेलोसिटी हो जाएगी 0, इसके लिक्विड की वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ऑफ कोर्स अगर ये फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो वो लेस विस्कस होगा, वो बहुत तेजी से फ्लो करेगा। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स, उसका कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो वो मोर विस्कस होगा, वो बहुत स्लोली नीचे फ्लो करेगा, या फिर बहुत स्लोली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इससे डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स की हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है एक ऐसा फ्लो जो कि बहुत ही नॉर्मली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है। जैसे मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, ठीक है, आगे आगे उसका डायमीटर कम होता जा रहा है, पीछे जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहां से लिक्विड एक लाइन में इंटर कर रहे हैं और इधर से एक लाइन में निकल जा रहे हैं। एक लाइन में इंटर किया और एक लाइन में ऐसे निकल गया, एक लाइन में इंटर किया और एक लाइन में ऐसे निकल गया, ठीक है। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड को फॉलो करता हुआ है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फॉलो करता हुआ जा रहा है, और एक सरफेस दूसरे सरफेस को
डिस्टर्ब नहीं कर रही है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। जब नए नए एयरक्राफ्ट बनते हैं, जब नए नए एयरक्राफ्ट बनते हैं तो उसको आपने सुन रखा होगा, उसको एक विंड टनल के अंदर टेस्ट किया जाता है, उसके मॉडल को रख दिया जाता है, ये एयरक्राफ्ट बना है, नया एयरक्राफ्ट बन गया, ठीक है, तो उसके मॉडल को टेस्ट किया जाता है। तो जब उसके मॉडल को टेस्ट किया जाता है तो यहां से जो एयर जा रही होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो दोनों में होगा, एयर में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है। तो एयर में जब जा रही होती है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होती है, यानी उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस पे लगने वाले फोर्सेस को स्टडी किया जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, क्योंकि मान के आइडियल कंडीशन में मान के चला जाता है कि भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही, यानी पूरा एटमॉस्फेयर स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही फ्लो करता है। लेकिन दूसरा आता है टर्बुलेंस फ्लो। टर्बुलेंस फ्लो आपको कहां देखने को मिलेगा? जैसे रॉकेट का इंजन हुआ ना, जहां पे रॉकेट के इंजन से जहां पे एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट होता है तो वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो जहां पे कंबंशन अंदर हो रहा होगा तो बाहर निकल रहा है तो स्ट्रीमलाइन में दिखता है वो, लेकिन जहां अंदर चैम्बर के अंदर कंबंशन हो रहा होगा वहां पे गैसेस इधर उधर भाग रही होंगी, तो उस केस में लिक्विड में अंदर छोटे छोटे से साइक्लोन बनने लगेंगे, तो वो आपका टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब पानी किसी जगह से धीरे धीरे फ्लो करता है, एक सर्टेन स्पीड से कम फ्लो करता है, तो वहां पे आपको जो फ्लो मिलेगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो मिलेगा। अब पानी किसी पॉइंट से बहुत तेजी से पास किया जा रहा है तो उसके अंदर से आपको टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के फील की भी एक सिचुएशन होती है, वो कैसी होगी कि उसमें कुछ पार्ट में तो आपको स्ट्रीमलाइन मिलेगा और कुछ पार्ट में आपको टर्बुलेंट मिलेगा, हो सकता है फिर से स्ट्रीमलाइन मिल जाए, ठीक है। ये ये एक सिचुएशन होती है। तो ये डिपेंड करता है उसके रेनॉल्ड नंबर पे। टर्बुलेंट फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आ गया? लैमिना फ्लो क्या हुआ? इन द स्टेशनरी फ्लो इन विच द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड मूव्स स्मूथली ओवर ईच अदर as shown in the figure. This is a steady flow of the river can be assumed to be laminar flow. तो इस केस में क्या हुआ, अगर लिक्विड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो वो लैमिना फ्लो, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्मूथली फ्लो कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड लैमिना फ्लो, ठीक है। अगर आप बीटेक में करने जाएंगे तो आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में इस पे प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो पे यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, वो डिफरेंस आप उसको याद करना होगा, आपको उसको लिखना होगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। द स्मूथ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो के मैं 4 पॉइंट्स पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें कुछ होगा तो डिस्कस कर लेंगे, मैं बता चुका हूँ। देखते हैं। द स्मूथ फ्लो ऑफ द फ्लूइड विच वेलोसिटी स्मॉलर एंड क्रिएट ए क्रिटिकल वेलोसिटी, लिमिटेड वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिना फ्लो। ओके, वो वाटर की वेलोसिटी, इस ट्यूब में वो वाटर की वेलोसिटी जहां से स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। बहुत तेज पानी से, मैंने कहा ना, बहुत तेज पानी कराओगे तो उसके अंदर से फिर रिंग्स बनने लगेंगे, तो अगर वो वेलोसिटी जिससे ज्यादा अगर आप फ्लो कर रहे हो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होने लगा, तो वो वेलोसिटी आपकी वाटर की होगी क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। द स्मूथ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हुआ? जिसके बाद उस लिक्विड में रिंग्स बनने लगेंगे, उल्टा सीधा वो घूमने लगेगा, यानी वाटर का जो भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, उसके अंदर रिंग्स बनने लगेंगे, तो वो वाली वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी जब बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो गया? स्ट्रीमलाइन फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे जो पानी फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब भी आप चेक करोगे आपको वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट मिलेगी लिक्विड के मॉलिक्यूल की। टू स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेप्ट्स, दे आर ऑलवेज पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है और दूसरा यहाँ पे भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट कभी नहीं करते, हमेशा पैरेलल फ्लो करते रहेंगे। ये कहां में देखने को मिलेगा आपको? ये टर्बुलेंट फ्लो में देखने को मिल जाएगा, जब वो एक लेयर दूसरे लेयर को इंटरसेप्ट करने लगेगी, ठीक है। तो अगर अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है ना, आपने यहाँ पे कोई इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन से आप कोई कलर छोड़ने लगे, रेड कलर छोड़ने लगे,
तो वहां पे रेड कलर आप उसको एक लाइन में ही ज्यादा दिखेगा। लेकिन अगर आपने यहां से अंदर एक लाइन में लगा दिया जिससे आप रेड कलर छोड़ने लगे, तो यहाँ पे रेड कलर स्ट्रीट लाइन में जाएगा, फिर ऐसे रेड कलर इस पानी में मिल जाएगा। ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर ए प्लेन सरफेस कैन बी assumed to be divided into number of planes layer in a flow of liquid through the pipe of uniform cross section area or the streamline will be parallel to the axis of the tube. Okay, यानी वो साफ साफ बता रहे हैं कि अगर एक पाइप में अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एक पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो उसके हर स्ट्रीमलाइन फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस से पास करने वाली लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, ये आपका पैरेलल हो गया। लेकिन ये चीज आपको टर्बुलेंट फ्लो में नहीं मिलेगा। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, लेयर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करने लगेगी और वहां पे स्ट्रीम फ्लो नहीं रह जाएगा। द इनरेगुलर टर्बुलेंट फ्लो का देख लिया, द इनरेगुलर एंड अनस्टडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड व्हेन ए वेलोसिटी इंक्रीज बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था, जब स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होने लगता है, तो जो लिक्विड वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी तो ऊपर हो गया, तो वहां पे आपको टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा। ठीक है। इन द टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लूइड आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। इन द टर्बुलेंट फ्लो एट स्मूथ एट सम पॉइंट द फ्लूइड में हैव rotational motion which given rise of edges। मैंने बताया कि वहां पे रोटेटिंग मोशन में दिखने लगेगा आपको किसी किसी पॉइंट पे। ए फ्लो ट्यूब लॉसेस इस ऑर्डर एंड पार्टिकल्स मूव इन द रैंडम डायरेक्शन। वहां पे आपको हो सकता है, यहां पर क्या हुआ, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या था कि हमेशा आगे की तरफ वाटर जा रहा था, लेकिन यहां पर क्या है कि हो सकता है वाटर आपको पीछे भी थोड़ा आते हुए दिखे और फिर इस तरह से आगे बढ़े। ओके, यहां पे रेनॉल्ड नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता, क्रिटिकल वेलोसिटी वो थी जिससे ज्यादा वेलोसिटी में जो टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है और जिससे कम वेलोसिटी में आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहता है। तो यहां पे क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर में रिलेशन दिखा है, वीसी दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज द आर एन रेनॉल्ड नंबर इनटू ईटा बाई रो डी। ठीक है, where Vc is the critical velocity of the fluid, R is the Reynolds number, eta is the coefficient of viscosity, rho is the density और diameter of the tube। अगर एक ऐसा ट्यूब है, ठीक है, इसमें एक ट्यूब है, तो अगर इसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो अगर मुझे बताना होगा क्या कहते हैं कि भाई इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो लिक्विड का रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे आर एन कितना आ गया, आर एन इक्वल टू हो गया विस्कस वेलोसिटी इंटू रो डी बाई ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ऐसा नहीं होगा क्या कहते हैं कि शहद की विस्कोसिटी अगर आप थिन ट्यूब में डाल रहे हो या थिक ट्यूब में डाल रहे हो तो वहां पे चेंज हो जाएगा, नहीं, वो मैटर की प्रॉपर्टी, वो उस लिक्विड की प्रॉपर्टी है। जैसे डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बट वेट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वेट इज, वहां पे डायमेंशन दिया जाता है क्या ले रहे हो आप। ठीक है, डेंसिटी इज ऑल्सो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डी। तो यहां पर रेनॉल्ड नंबर किस किस पे डिपेंड करता है, रेनॉल्ड नंबर आपका डिपेंड करता है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड डायमीटर पर। ठीक है, अगर रेनॉल्ड नंबर इज ए प्योर नंबर, रेनॉल्ड प्योर नंबर होता है अगर 1000 से नीचे हुआ। अगर रेनॉल्ड नंबर इस ट्यूब के लिए आर, इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी अगर आर 1000 से नीचे हो गया, तो इसका मतलब वहां पे लैमिना फ्लो मिलेगा, देखने को मिलेगा। अगर आर एन आपका 2000 से ज्यादा हो गया तो आपको उसके अंदर टर्बुलेंट फ्लो ही देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड आर एन बिटवीन 1000 टू 2000, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर आपको कहीं कहीं पे लैमिना फ्लो भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे टर्बुलेंट फ्लो भी देखने को मिलेगा। ठीक है,
less than 1000 the flow of the fluid is streamlined, while the Rn greater than 2000 the flow field is turbulent, and Rn between the 1000 2000 the flow become unsteady. It change with from the streamlined flow to the turbulent flow. ठीक है, विस्कोसिटी, चलो विस्कोसिटी, बोर्ड क्लियर है क्या? बोर्ड क्लियर है? ओके okay. विस्कोसिटी से हम साफ समझ रहे हैं, विस्कोसिटी क्या हुआ? किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन, ठीक है, यानी स्पीड हो गया वो बहुत ही लेस विस्कस है, ठीक है। और अगर आपका और कोई हो गया, यानी शहद हो गया या ग्लिसरीन हो गया, वो ज्यादा विस्कस है। मोबिल जो होता है इंजन ऑयल, वो बहुत ज्यादा विस्कस है। पेट्रोल आपका बहुत कम विस्कस है, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या हुआ? गाढ़ेपन की प्रॉपर्टी हुई। जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें उसके फ्लो में उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो उतना ही लेस फ्लो वाला लिक्विड होगा, ठीक है। अगर एक ऐसा लिक्विड हो गया, अगर मान लो बेटा ट्यूब हो गई ना, ट्यूब हो गई, ठीक है, ट्यूब के अंदर ये ट्यूब हो गई और इसके अंदर से लिक्विड, अब क्या है? विस्कस जो फोर्स होगा ना, विस्कस, तो अगर उसको अंदर जो सरफेस से जा रहा होगा, मान लो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहां से दोनों इंटर हुए एक साथ, ठीक है। लेकिन इस लाइन के पास जो लिक्विड का पॉइंट है, इस लाइन के पास जो लिक्विड का पॉइंट है वो रुकेगा, ठीक है। यहां से दोनों सब एक साथ इंटर किए, यहां से सब एक साथ इंटर किए, ठीक है। लेकिन सरफेस के पास वाला जो लिक्विड होगा, अब किसी भी अंदर पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसको देखेंगे तो क्या होगा कि ये लिक्विड का ये सरफेस उस लिक्विड को रोकेगा, तो क्या होगा? ये इसकी स्पीड धीमे होती जाएगी। अब इससे बगल वाले की स्पीड थोड़ा ज्यादा होगी और इसके बीच वाले की स्पीड सबसे ज्यादा होगी और फिर यहाँ पे सबसे कम होगी, फिर यहाँ पे सबसे कम होगी, ठीक है। यानी बीच वाला लिक्विड अगर यहाँ पे इस सरफेस से देखोगे तो बीच वाला जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में से आ रहा है वो सबसे पहले निकलेगा, यहाँ से सबसे लास्ट में निकलेगा, और इसके एकदम क्लोज वाला सरफेस उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी की वजह से, उसकी गाढ़ेपन की वजह से वो वहां से नहीं निकल पा रहा है। एक्चुअली में कैसे निकलेगा? एक कॉन्वेक्स सरफेस के रूप में वहां से निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ? इसका इस तरह से आप समझ सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो विस्कोसिटी, हम यहां पे एक लेयर की विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। ये पाइप के अंदर की विस्कोसिटी हो गई, ठीक है। लेकिन मान लो अगर एक ऐसा सरफेस के ऊपर, यानी जैसे रिवर हो गया ना, तो रिवर में क्या हो गया? एक बेड हो गया, रिवर बेड हो गया, रिवर की तली हो गई, ऊपर से पानी जा रहा है, तो उसमें केवल एक सरफेस है ना, तो उस केस में विस्कोसिटी कैसे निकालोगे? तो अगर मान लीजिए कि ये लिक्विड है और यहां से पानी जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड पे, सरफेस की स्पीड पे बहुत कम स्पीड होगी, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ा और 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 ज्यादा होगी, और ऊपर वाले की सबसे ज्यादा स्पीड होगी, ठीक है। तो यहां पे आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो एक बात बहुत क्लियर है कि आप जैसे जैसे x ऊपर जाओगे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीमलाइन का जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो आप x डिस्टेंस पे हो, x से dx जाते हो, यहां पे उसकी वेलोसिटी है मान लो v, और यहां पे जैसे ही आप dx डिस्टेंस गए तो वहां पे ऊपर स्पीड इंक्रीज हो गई, वहां वेलोसिटी होगी v प्लस dv। तो dx डिस्टेंस ऊपर जाने पे उसकी स्पीड dv इंक्रीज हो गई, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट? dv बाई dx, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, इसको कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो जो विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स क्या होगा? एक्चुअली में ये वाला इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये वाला लेयर इस पे एक विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है ना, ठीक है। ये वाला लेयर इस पे एक विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है और ये वाला लेयर उस पे एक विस्कस फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है। यानी ऊपर वाला सरफेस क्या कह रहा है? ऊपर वाला सरफेस आगे जा रहा है तो नीचे वाला उसे रोक रहा है,
लेकिन नीचे वाले सरफेस को ऊपर वाला सरफेस आगे की तरफ ले जाना है, तो विस्कस फोर्स क्या हुआ इनके बीच में, ऐसे हो गया एफएस। तो एफएस दो चीजों पे डिपेंड करता है। एफएस सबसे पहले प्रोपोर्शन में होगा कि उनका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, डीवी ओवर डीएक्स। जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, यानी दोनों के बीच में डीएक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी जितनी ज्यादा डिफरेंट होगी, वो विस्कस फोर्स उन दोनों के बीच में उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट क्या है, विस्कस फोर्स एफ डिपेंड करता है कि उनका कांटेक्ट एरिया, यानी अब ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गई, एक प्लेन ऐसे जा रहा है, दूसरा प्लेन ऐसे जा रहा है, तो उनका एक कांटेक्ट सरफेस भी है ना आपस में। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये हुआ कि उनका कांटेक्ट सरफेस क्या है, तो एफ प्रोपोर्शन टू ए। तो जितना ज्यादा कांटेक्ट फोर्स होगा, विस्कस फोर्स भी आपका उतना ज्यादा होगा। ठीक है। ठीक है। तो यहां से आ गया विस्कस फोर्स एफ प्रोपोर्शन टू ए इंटू डीवी ओवर डीएक्स, ए इंटू डीवी ओवर डीएक्स। अभी क्या हो गया, विस्कस फोर्स एफ इक्वल टू हो जाता है इटा ए इंटू डीवी ओवर डीएक्स। eta is called the coefficient of viscosity, this eta is called the coefficient of viscosity। ठीक है, ठीक है। तो विस्कस dv ओवर dx, बेटा याद रखना ये फॉर्मूला। The coefficient of viscosity can be defined as the viscosity force per unit area per unit time। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कस फोर्स है ना, तो इसको एफ को आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डीवी ओवर डीएक्स, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज मच मच हायर देन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द स्पिरिट। क्लियर। इस पॉइंट को याद रखना बेटा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। ओके, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ एक और देख लीजिए, तो विस्कस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये क्या है, ये लिक्विड का केस हो गया, पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है या एक सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है। ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा हो गया, यानी ये एयर थी और ये एक सॉलिड स्फीयर था, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। इसकी वेलोसिटी v नॉट ऊपर की तरफ है, और यहां से एयर इसको इस तरह क्रॉस कर रही है, इस तरह क्रॉस कर रही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे एयर इस तरह से आ रही थी, तो इधर से ये ऐसे आ गई और इधर से ये ऐसे आ गई और फिर इस साइड से मिल गई और फिर इस साइड से हो गई और फिर इससे आ गई। ठीक है। ऐसे आगे ऐसे आगे। ठीक है। तो अभी क्या होगा, एयर अब इसकी वी नॉट वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वी नॉट वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। ठीक है। इसका अपना एक डायमीटर है डी, डायमीटर या इसका रेडियस है, तो इस पे भी विस्कस फोर्स लगेगा। अब इस पे विस्कस फोर्स लिक्विड की वजह से नहीं, एयर की वजह से लग रहा है। तो ये जो विस्कस फोर्स एफ है, दैट इज प्रोपोर्शन टू डायमीटर होता है, एक मिनट में देख लो, ईटा आर वी, प्रोपोर्शन टू ईटा विस्कोसिटी ड्यू टू एयर आर, यानी उसका रेडियस, और दूसरा इसकी वेलोसिटी वी। तो इसकी स्पीड जितना वी ज्यादा होगी, उस पर विस्कस फोर्स उतना ज्यादा होगा। जैसे आप बाइक से जा रहे हो तो आप 40 की स्पीड में जा रहे हो तो आपको एयर का फ्रिक्शन उतना नहीं फील होता है, लेकिन अगर आपकी 100 या यानी 110 है तो आपको एयर का फोर्स फ्री होने लगता है। ठीक है। यहां से कांस्टेंट से आता है एफ इक्वल टू आता है 6 पाई ईटा आर वी नॉट, 6 पाई ईटा आर वी नॉट। ठीक है। वी नॉट नहीं, वी बोल देते हैं इसको, वी नॉट नहीं, वी बोल देते हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एयर फ्रिक्शन, विस्कोसिटी ड्यू टू एयर। ठीक है। क्या फॉर्मूला हो गया इसका, डेरिवेशन बेटा नहीं है, इसका डेरिवेशन ग्रेजुएशन में। तो जो विस्कस फोर्स एफ लग रहा होगा वो दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। चलिए अब आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, इसका आगे एक कॉनकेव वाला पार्ट बाकी रह गया, वो बताता हूं मैं आपको। चलिए बाय।